हेलो दोस्तों, मैं बिट्टू कुमार सोनी आपको अपने यूट्यूब चैनल बिट्टू स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने कल आप लोग से बताया था कि 10वां क्लास का जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं बोर्ड के, इसके लिए मैंने एक सेशन शुरू किया है जो डेली कुछ ना कुछ आप लोगों के समक्ष में लाते रहता हूं। और उसी के रेगुलरिटी में आज मैंने कृषि, जो कि आपका ज्योग्राफी सेशन का दूसरा चैप्टर है, NCERT बेस पे मैं बना रहा हूँ वीडियो, और आपको बहुत ही 5 से 10 मिनट में एक चैप्टर को समाप्त कर देता हूँ। आज हमने कृषि, जो आपका दूसरा चैप्टर है NCERT 10वां क्लास का, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो या किसी भी बोर्ड से या कंपटीशन का भी आप एग्जाम में ही तैयारी क्यों ना करते हो, जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। इसमें आपको बता दूं कि बस 5 मिनट आपका समय लूंगा और पूरी कृषि का निचोड़ जो 10वां क्लास का NCERT बेस का है 5 मिनट में मैं आपके समक्ष रखूंगा। और उसके उपरांत मात्र 5 मिनट में आपके कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन जो AMR एग्जाम में पूछने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। इसलिए आप हमारे साथ कम से कम 10 मिनट बने रहें, ताकि आप कृषि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको कॉन्सेप्ट के साथ समझ सकें। चलिए बिना समय गंवाए आप शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ है कि कृषि, जो हमारे भारत देश है उसमें कृषि प्रधान देश है। क्यों आप जानते हैं? क्योंकि हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, लगभग 2/3 जनसंख्या इस कृषि कार्य में लगी हुई है। इसलिए हम भारत को कृषि प्रधान देश भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें तो कृषि को कई भाग में बांटते हैं। पहला आप देख रहे होंगे कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है। सबसे पहले जीविका निर्वाह कृषि में अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे तो इसको कुछ नहीं करना, बस ये आपको समझना चाहिए कि इसमें लिखा है जीविका निर्वाह कृषि, एक ऐसी कृषि जो जिसे केवल जीविका निर्वाह चल सके, यानी हम उससे अपना जीविका निर्वाह कर सके, उससे अपना पेट का पालन कर सके। इस टाइप की जो भी कृषि की जाती है उसको हम जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। दूसरा नंबर पे आप देख रहे होंगे कर्तन दहन प्रणाली और झूम कृषि, इसे हम झूम कृषि भी कहते हैं। जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। कर्तन दहन प्रणाली का मतलब हो गया कि एक ऐसा भूभाग जहां पे हमने कुछ समय तक कृषि किया, जब वहां की उर्वरता समाप्त हो गई, फिर उस जगह को छोड़ करके हम अगले जगह पे चले गए और धीरे धीरे इसे बदलते रहते हैं। जो हमने जमीन को छोड़ा था कुछ दिनों के बाद फिर वो नया तरीका से उर्वरता उसमें आ जाती है, उपजाऊ बन जाता है। फिर उधर से हम आकर के जो पीछे छोड़े हैं वहां पे कृषि करना शुरू कर देते हैं। इसलिए इसे झूम कृषि भी कहा जाता है। कहाँ पे मालूम है आपको? उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। सीधे सीधे कंपटीशन के क्लासेस में आपको क्वेश्चन ही आते हैं कि झूम कृषि किस राज्यों में की जाती है, तो आपको याद रहने चाहिए असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, उत्तर पूर्वी राज्यों में। तीसरा नंबर पे आप देखेंगे गहन जीविका कृषि। बच्चों, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि गहन, नाम से ही स्पष्ट है कि एक ऐसी कृषि जहां पे गहन तरीके से किया जाए। जैसे आपको मालूम है अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या बहुत ही कम, वहां पे 1 किलोमीटर में 217 लोग रहते हैं, यानी कि बहुत अलग अलग लोग रह रहे होंगे। जबकि अपने बिहार में आप देखेंगे तो लगभग 1100 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं। यानी कि अपने बिहार में क्या है? गहन जीविका, यानी कि बहुत ही थोड़ा सा भूभाग है, उस पर बहुत लोग रहते हैं। तो आप अपने यहाँ देखे भी होंगे कि बहुत छोटे छोटे भूभाग में हम लोग कृषि करते हैं, और गहन जीविका कृषि थोड़े से ही भाग में बहुत लोग कृषि में लगे रहते हैं। चौथा नंबर आप पॉइंट में देखेंगे तो वाणिज्यिक कृषि लिखा हुआ है। आप वाणिज्यिक नाम से ही स्पष्ट है, यानी व्यापारिक कृषि, एक ऐसी कृषि जो हम लोग अपना व्यापार करते हो। उसमें सारे पौधे, उसमें सारे फसलें आ सकती हो, चाहे चावल हो, गेहूं हो, लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं कि व्यापार के लिए हम लोग नकदी फसल, आप लोग नाम सुने होंगे नकदी फसल, यानी कि जैसे हम लोग अगर आपसे बात करें तो क्या गन्ना हम लोग अपने खाने के लिए थोड़ी रोपते हैं? गन्ना से हम लोग चीनी उत्पादन करते हैं, रबड़, तंबाकू, बहुत सारे ऐसे फसल हैं, जूट, कपास, ये सब नकदी फसलें होती हैं जिससे हम लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो वाणिज्यिक कृषि को ही हम रोपण कृषि भी कहते हैं। अच्छा, आप लोग एक रोपण कृषि के बगल में आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है लंबा चौड़ा, यानी कि लंबे चौड़े भूभाग। आप लोग ये नाम सुने हैं कि ये उनका फार्म है, ये उनका फार्म है, ये एक स्टेट का फार्म है। आप लोग इसको मतलब कभी समझते हैं? इसी को हम रोपण कृषि कहते हैं, यानी कि लंबे चौड़े भूभाग पर जब एक तरह की कृषि की जाती है उसे हम रोपण कृषि के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपके NCERT बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है कि जो चावल है वो पंजाब और हरियाणा में चावल को हम लोग रोपण कृषि कहते हैं, रोपण कृषि के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसे गहन जीविका या पेट पालने के लिए वहां पे पंजाब के जो किसान होते हैं उससे अपना पेट पालन नहीं करते, उससे अपना व्यापार करते हैं। और वहीं आप उड़ीसा, बिहार साइड में आप चले आइए तो यहाँ पे हम लोग अपने गहन जीविका, बहुत कम ही लोग होते हैं जो बेचते हैं, बाकी लोग अपना हम लोग कृषि इसलिए करते हैं बिहार में ताकि हम लोग चावल और गेहूं को उत्पादन कर सके और अपने कम से कम अपना पेट पालन कर सके, अपने परिवार जो है उसका हम लोग पेट पालन कर सके। आगे बढ़े तो हम आपने देखा कि शस्य प्रारूप लिखा हुआ है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये रबी है, खरीफ है, जायद है, क्या है। आप बस 1 मिनट में समझ जाइए भाई। हम लोग
कृषि प्रधान देश यानी हम लोग बिहार से ज़्यादातर बच्चे बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए भाई। रबी आप लोग समझते हैं, लोग कहते हैं ये रबियन है। रबियन का मतलब हम लोग भोजपुरी में आप लोग सुने ही होंगे कि लोग कहते हैं अरे ये क्या कर रहा है बड़ा, ये रबियन चीज़ है। रबियन चीज़ मतलब मसूर दाल, मोटर, यानी कि दाल लगभग जितने हैं ये सभी रबी में आ जाएंगे। अगर आपसे हम पूछें कि भाई ये बताओ कि मसूरी जो होती है उसके दाल कब रोपा जाता है, तो आप लोग सीधा कहेंगे भाई जब हम लोग छठ का पर्व होता है उसके आसपास में हम लोग धान काटते हैं और मसूर दाल रोप देते हैं। तो आपसे अगर ऑप्शन में दे दें कि भाई बताओ कि रबी का फसल कब रोपी जाती है, जून जुलाई में या अक्टूबर दिसंबर में, तो आप लोग का सोचना पड़ेगा। आप सीधा आंसर मानेंगे भाई जाड़ की सीजन में ही रबी का फसलें रोपी जाती है, जैसे कि दाल गेहूं ये सब चीज़ का। तो बस आप ये याद रखेंगे कि जो गेहूं होता है जो जाड़े के दिनों में रोपी जाती है रबियन चीज़, उसको हम लोग रबी की फसल कहते हैं। बाकी अब इसको छांट दें तो जो धान की सीजन में रोपी जाती है उससे हम खरीफ कहेंगे। और आप अपने खुद से ही तय कर लें कि रबी का सीजन जाड़े में रोपी जाती है, तो ये कब रोपी जाएगी, जाड़े के सीजन की वस्तुएं जब हम लोग यहाँ छठ होता है, जब हम लोग धान काटते हैं, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर तक ये रोपी जाती है, अप्रैल जून में ये काट ली जाती है। और हम लोग इधर खरीफ की बात करें तो जब मानसून आता है, अपने आप लोग जानते हैं कि जब बारिश शुरू होता है भाई तभी तो हम लोग धान रोपते हैं। तो मानसून का सीजन कब होता है, जून जुलाई में। तो जून जुलाई में हम लोग खरीफ को रोपते हैं। और जब अपने यहाँ छठ आता है तो आप देखे होंगे कि छठ के समय इसको काट ली जाती है, यानी कि सितंबर अक्टूबर के आसपास में इसे काट ली जाती है। बीच में एक आप देख रहे होंगे जायद लिखा हुआ है। जायद का मतलब होता है कि जब हम लोग रबी काट लिए, यानी कि अब मार्च अप्रैल में हम जब पौधों को काट लिए, और खरीफ में जो हम लोग जो मानसून के आने से पहले बीच में आप देखे होंगे बहुत सारे अपने यहाँ भी अब पहले नहीं था लेकिन अब चलन आ गया है कि हम लोग बीच में खीरा, तरबूज, खरबूज, भिंडी, बहुत सारी सब्जियां रोप देते हैं। तो सब्जी नहीं होगा, मुख्य रूप से खीरा, खरबूज, तरबूज ये सब चीज़ जायदे फसलें होती है। बस आप ये याद रखें कि खरीफ और रबी के बीच में, रबी और खरीफ के बीच में जो फसल लगाया जाता है उसे हम जायद कहते हैं। अब आपसे बहुत क्वेश्चन पूछता है कि ये बताओ रबी क्या है, तो भाई आप ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बस आप ये याद रखें कि गेहूं के साथ जो जो भी हम चीज़ें लगाते हैं, आप बच्चे बिहार से बिलोंग करते हो तो आप पश्चिमी चंपारण से भी ज़्यादातर हमारे बच्चे भी बिलोंग कर रहे हैं जिनके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग बस ये ध्यान रखें कि हम बिल्कुल से बिल्कुल, मतलब ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आप कॉन्सेप्ट के साथ ध्यान रखिए। आगे कुछ चीज़ों की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम चावल पे बात करेंगे। तो चावल में आप देख रहे होंगे एक लिखा हुआ है सबसे ऊपर, इसका मतलब ये हुआ कि चावल जो है भारत में सबसे ज़्यादा खाने वाला चीज़ है, यानी सबसे ज़्यादा खाद्य पदार्थ हमारे जो भारत में सबसे ज़्यादा कोई खाद्य पदार्थ है तो चावल है। और दूसरा देखेंगे कि तो विश्व में अगर आप देखें तो सबसे फर्स्ट क्या है, चीन लिखा हुआ है, यानी कि चीन जो है वो विश्व में सबसे प्रथम स्थान पे चावल रोपने और चावल उगाने वाला देश है, और दूसरे पे अपने भारत आ जाता है। अगर हम कुछ चीज़ समझते हैं यहाँ पे, तो जो चावल है, अगर आपसे कोई पूछे भाई इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो जो चावल का टेम्परेचर होना चाहिए, आप देखते हैं कि गर्मी में होता है तो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, और बरसाती मौसम यानी 100 सेंटीमीटर से अधिक इसमें वर्षा होनी चाहिए, यानी पानी होना चाहिए। लेकिन यही चीज़ गेहूं में आके घट जाएगी। क्यों? क्योंकि गेहूं का जो टेम्परेचर होता है कम से कम 25 छोड़ दीजिए, कम से कम 15-20 से ही आसपास होना चाहिए इसका टेम्परेचर। और दूसरी चीज़ इसमें वर्षा 50 से 75 के बीच होनी चाहिए। ये ज़्यादा वर्षा का नहीं होता है क्योंकि ये गल जाएगा, जाड़े के दिनों में होती है। तीसरा चीज़ हम दालें देखते हैं तो इसमें आता है दालें। दाल से ही स्पष्ट हो जाती है कि दाल क्या है, एक प्रोटीन है। जैसे उपयुक्त जो फसलें थी चावल, गेहूं, ये सब हम जब खाते हैं तो इससे हमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ये हमारी ऊर्जा के लिए होती है। लेकिन जो दालें ये सब चीज़ होती है हमारे प्रोटीन के लिए होता है। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि दालों में मुख्यतः क्या पाया जाता है, प्रोटीन। दालों की जड़ों में एक राइजोबियम करके जीवाणु होते हैं जो हमारे इस भूमि में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण भी करते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ अब छोड़िए, कम से कम आप ये ध्यान रखिएगा कि दालें में मुख्यतः प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे शरीर को बनाने में मदद करता है। और आपसे ये भी बता दें कि जो दाल है वो विश्व में सबसे ज़्यादा भारत उत्पादन भी करता है और भारत इसका उपभोक्ता भी है। इसी के साथ हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे, बस 5 मिनट लगाएंगे आप। हेलो, सबसे पहले में देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि इनमें से एक नंबर क्वेश्चन में कि इनमें कौन सी रबी की फसल है। आपसे हम बता दिए थे कि हम लोग के यहाँ शुरू में ही बोला जाता है कि रबियन फसल है। अब अगर आपसे पूछे ऑप्शन में जाइए आप, तो चावल क्या रबियन फसल में आता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। बी कपास है, कपास भी क्या चावल के साथ ही लगाया जाता है, ये भी नहीं है। मोटे अनाज भी नहीं है। चना जो कि हमारे गेहूं के साथ लगता है, चना मोटर, ये ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल रटिए नहीं, इसको समझिए कि इस फसल को उजला सोना कहा जाता है। भाई इसमें उजला जो सोना है उसे हम कपास को कहते हैं। कपास उजला होता है, रुई आप देखे हैं जो हमारा कपड़ा बनता है उसी को हम लोग कपास कहते हैं। और आपसे हम कल बताए थे कि कपास किस मिट्टी में होता है, काली मिट्टी में। और काली मिट्टी किधर पाई जाती है, जो अपना दक्कन का पठार है भी,
ऐसा ही कॉन्सेप्ट करके याद करते चलिए। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो भैया जूट जो होता है, जूट, इसको हम सुनहरा रेशा कहते हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जूट जो अपने भारत में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में उगाए जाते हैं। तो आपने 2-3 चीज़ पढ़ लिया इसमें। सबसे पहले आप ये ध्यान दिए कि जो उजला सोना है उसे हम कपास को कहते हैं, उजला सोना। उजला सोना उजला सोना हम कपास को कहते हैं और सुनहरा हम जूट को कहते हैं, यानी कि जूट हमारा आंसर हो जाएगा। और जूट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में उगाए जाते हैं। निम्नलिखित में से उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें से एक फसलें लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। अभी आपसे हम बताए थे ना कि रोपण जो कृषि होती है, यानी फार्म में क्या होता है, लंबा चौड़ा एरिया होता है और वहाँ पे जो कृषि की जाती है उसे हम रोपण कृषि कहते हैं। शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसलें नहीं बोई जाती? शुष्क यानी कि इसमें दिया है रागी, मूंगफली, ज्वार। तो देखिए जो शुष्क फसल है उसमें शुष्क फसल में गन्ने को नहीं रोपी जाती है, ठीक है। आप 6ठे नंबर में देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो असम जो है, असम देखिए पश्चिम बंगाल नहीं होगा, तमिलनाडु तो नीचे चले जाइए, हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा। असम सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादक राज्य है। चाय एक नकदी फसल, आप ये भी याद रखिएगा। हम लोग उसको खाने के लिए नहीं, चाय को हम लोग बेचने के लिए उत्पादन करते हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से कहाँ होती है? तो आपसे हम कल बताए थे कि जलोढ़ मिट्टी, बी नंबर ऑप्शन जो है, जलोढ़ मिट्टी, नदी जो आती है, बाढ़ लाती है तो अपने साथ एक मिट्टी भी लाती है, जो बाढ़ की मिट्टी होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है भाई। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपसे हम पहले ही बता दिए थे कि चाय के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो विश्व में दूसरा है। रबी की फसल पैदा होती है। तो अभी हम आपसे, अगर ये कोई पूछने वाला और रटने वाली चीज़ नहीं है, आप खुद बताइए ना भाई कि रबी जो फसल है दाल, वो हम कब लगाते हैं? तो जाड़ों में। जूट किस जलवायु का पौधा है? जूट किस जलवायु का पौधा है? इस पर थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। जूट जो है उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है, ठीक है। अरेबिका किसकी उत्तम किस्म है? ये देखिए कंपटीशन की क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। अरेबिका जो प्रणाली है, अरेबिका जो फसल का एक दूसरा रूप नाम जाना जाता है, कहवा की है। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो संसार में, आप सब पहले ही उस वीडियो में वही बता दिए थे कि संसार में चावल उत्पादक में भारत का जो स्थान है वो दूसरा है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूँ का उत्पादन करता है? तो उत्तर प्रदेश। गेहूँ उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो गेहूँ के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो दूसरा है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल, ये पहले ही बता दिए थे। निम्नलिखित में से खरीफ फसल है? तो देखिए खरीफ में गेहूं नहीं होगा क्योंकि जाड़ों में उगाया जाता है। मटर, सरसों नहीं होगा, चावल हो जाएंगे। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो ये उष्ण और आर्द्र होगा, हालांकि समशीतोष्ण भी होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में इसमें आपको क्या दिया है। 17 का डी, उष्ण और चावल, अच्छा सॉरी हम रबी समझ लिए थे। उष्ण और शुष्क, क्योंकि हमारे जो चावल का पौधा है वो गर्मी के ही दिन में तो उगता है। चावल है खरीफ फसल, ऐसे ही हो जाएगा। काली मिट्टी उपयुक्त है? आपसे बताया था ना, कपास के लिए, कपास की खेती काली मिट्टी में मतलब काली मिट्टी में ही की जाती है। और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। दाल किस पौष्टिक अंश पाया जाता है? आपसे बता दिए थे, प्रोटीन, क्योंकि जो शाकाहारी लोग होते हैं उसमें प्रोटीन जो होता है वो दाल के माध्यम से ही दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो रबी आपको पहले ही बताए थे कि रबी में क्या होता है, जो गेहूं के साथ जाड़े के दिनों में उगाई जाती है। रबी की फसल किस महीनों में बोई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर इसका आंसर हो जाएगा। काटी कब जाती है? तो वहीं मार्च अप्रैल के सीजन में काटी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक फसल नहीं है? भाई व्यावसायिक मतलब क्या? जिसे हम व्यवसाय, जिस फसल के लिए हम लोग व्यवसाय करते हो, तो गन्ना से भी हम व्यवसाय करते हैं, जूट से भी करते हैं, तंबाकू, गेहूँ से नहीं करते हैं। ऐसे आप लोग बस ये ध्यान लगाइए कि हमें इस चीज़ को समझते हुए चलना है। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण मतलब व्यवसायिक, वहीं चाय नहीं होगा, गन्ना नहीं होगा, रबड़ नहीं होगा, गेहूँ इसका आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो भारत की सबसे जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो धान है और दूसरा नंबर पर गेहूँ आता है। चलो दोस्तों, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। और हमें आशा है कि आप लोग इसको अच्छा से अच्छा तरीके से समझे होंगे और हम आगे प्रयास कर रहे हैं कि जैसे हो अपने में सुधार करके हम आपको जहाँ तक हो सकेगा बेस्ट तरीक़े से हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलिए धन्यवाद।